ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कल सीरीज़ ऑफ मेजर्स अनाउंस किए डिप्लोमेटिक नेचर के। पाकिस्तान की तरफ से आज जवाब आ गया कि हम भी जवाबी कुछ इक़दाम ले रहे हैं। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे, आगे देखेंगे कि हमारे जो इक़दाम हैं उनका कितना वहाँ पे असर होगा। साथ ही हम कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं, वहाँ पे क्या पक रहा है पिछले 4-5 साल से, जब से मोदी सरकार ने उसको इफ़ेक्टिवली एनेक्स कर लिया। कश्मीरी एक सहाफ़ी के साथ हमारी डिटेल गुफ्तगू भी प्रोग्राम में शामिल होगी। लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि जब सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने की बात की भारत ने, तो पाकिस्तान ने कहा कि इसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। पानी का मसला होता ही ऐसा है कि उस पर मुल्क आपस में लड़ भी जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी एक तनाज़ा चल रहा है पिछले कोई साल से। 2 सूबों के दरमियान सिंध में एहतजाज चल रहा है, धरना लगा हुआ है नेशनल हमारी शाहराह पर। ट्रैफिक दरम भरम है, ट्रेड मुतासर हो रहा है। धरने पे जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप नहरें बनाएंगे अपस्ट्रीम, ख़ास करके पंजाब में, चोलिस्तान में, तो सिंध बंजर हो जाएगा। मुख्तलिफ इसकी टेक्निकल वजूहात हैं, सियासी वजूहात हैं, जिस पर बहस होती रही है। आज फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मिलकर इस हवाले से एक बयान भी दिया। आज इस बात का हमने बामी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये CCI के इजलास जब मई 2 को बुलाया जाएगा और वहाँ ये फ़ैसले इंडोर्स किए जाएंगे कि बामी रजामंदी के बग़ैर कोई नया नहर नहीं बन रहा है, तो काफ़ी हद तक जो लोगों के शिकायत है, जो एतराज़ात हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे। तो ये ऐलान तो सामने आ गया आज टीवी स्क्रीन्स पे। तो इससे क्या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी कोई तशफ़ी होगी? आमिर वड़ाइच वकील रहनुमा हैं और बबरलो के करीब खैरपुर में जो धरना लगा हुआ है उसके मरकज़ी रहनुमा के तौर पे भी उभरे हैं। उनसे आज सहाफ़ियों ने पूछा कि बताएं अब अपना धरना ख़त्म करेंगे, आपकी तशफ़ी हो गई या नहीं? हमने डे 1 से ही ये मुतालबा रखा हुआ है कि हम बग़ैर नोटिफिकेशन के नहीं जाएंगे, इसलिए जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जो भी बातें हैं वो इनकम्प्लीट और धरना नहीं ख़त्म होगा। अच्छा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि नोटिफिकेशन CCI के इजलास के बाद जारी होगा। CCI का इजलास 2 मई को तलब किया गया है। ये उनकी अपनी ख्वाहिश है, वो 2 मई छोड़ के 2 अगस्त को भी बुला लें, लेकिन उनकी बेहतरी ये है कि वो कल बुलाएं, परसों बुलाएं, सही है, लेकिन CCI का इजलास उनको जल्दी बुलाना पड़ेगा। और बजाय ये कि CCI तक जाए, उनके पास अपनी पावर्स हैं। जब सब ये एग्री हैं तो उसमें सिंपल एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि उनके पास पावर है कि हम इसको कैंसिल करें। जब नोटिफिकेशन हमारे हाथ में आ जाएगा उसके बाद हमारी CC की मीटिंग है हमारे सब की, क्योंकि हमारे एक मुतालबा नहीं है, 4 मुतालबे, उसमें हम बैठ के फिर हाँ ये तय था कि भाई ये मैंडेटरी है कौन सा 6 कैनाल्स के लैंड में, कि अगर 6 कैनाल्स कैंसिल नहीं होती तो हमने कभी भी धरना ख़त्म नहीं करना था जब तक। अब अगर वो हो जाते तो उसके बाद ज़ाहिर आपस में डिस्कस करके फिर जो भी बेहतर होगा राय अमल दे। तो ये आमिर वड़ाइच साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि खुशाइन बात है, लेकिन एतबार तब आएगा जब आप इन राइटिंग देंगे। वकील है ना, वकील हमेशा कहता है इन राइटिंग मुझे चीज़ चाहिए, कहे सुने पे मैं नहीं चल सकता। तो 1 हफ्ते तक बैठे रहेंगे फिर। तो अब देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और सीनियर वकील हैं, शहाब ओस्तो साहब। पानी के मसले पे बड़ी जद्दोजहद करते रहे हैं, डॉन अखबार में लिखते भी हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। ओस्तो साहब, अब ये बताइएगा कि ये जो ऐलान आज सामने आया, काफ़ी लोगों का यही मुतालबा था कि भाई CCI में मामले को ले जाएं, इसको वही एक फ़ोरम है वहाँ पे तय कर लें इसको। आज इसका ऐलान हो गया। आपके ख्याल से कि ये अब बेहतरी की तरफ बात जा रही है, तनाज़ा हल होने की तरफ जा रहा है? शुक्रिया जिलानी साहब। देखें, ऐलान तो हुआ है, ऐलान में कम से कम एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि उसूली तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी समझ रहे हैं कि ये कैनाल्स जो है वो नहीं बनने चाहिए और ना ही इनको बनने दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कई महीनों से सूबा सिंध जो है पूरा टर्मोइल में है
लाखों की तादाद में लोग रोडों पे हैं। जो है इस वक्त प्रैक्टिकली अब कंट्री जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट है, वो बिल्कुल रुकी हुई है और पूरा मुल्क जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि इज़्तिराब में है। तो अगर यही करना था तो फिर इतना टाइम क्यों लगाया गया? और अब अगर उन्होंने ये डिसाइड कर ही लिया है कि कैनाल नहीं बनने और अफ़वाम और तफहीम से इस मामले को हल करना है, तो मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही कि 2 मई तक क्यों इंतजार किया जा रहा है, जब आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है इस मुसीबत में है। हजारों की तादाद में ट्रक्स खड़ी हुई हैं, धरने जो है वो जगह जगह लगाए गए हैं और कोर्ट्स हमारी मुअत्तल हैं और इसके अलावा बहुत सारे और मामलात हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं, इकॉनमी बर्बाद हो रही है। तो ये 2 मई का जो तकरीबन 7-8 दिन का जो ये वक्फा है, उसकी क्या वजह है? देखिए, आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई प्रोविंस अर्जेंट मीटिंग कॉल करने के लिए भी रिक्वेस्ट करे तो प्राइम मिनिस्टर अर्जेंट मीटिंग कॉल करते हैं। यहाँ तो पूरी एक इमरजेंसी एक तरह से नाफिज हो चुकी है, क्योंकि लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे हैं। खुदा का शुक्र है कि ये पुरअमन है और कोई ऐसा सान्या नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट का मुझको ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि आज 24 तारीख है, आप कह रहे हैं कि सीसीआई में हम 2 मई को जो है जाके सीसीआई की मीटिंग कॉल होगी और पता नहीं वो फिर कॉल होने के उसी दिन ये अनाउंस होगा या फिर डेलिब्रेशंस चलेंगी। तो ये मतलब चाहते क्या? मैं सिर्फ एक प्रिज्यूम ही कर सकता हूं कि गवर्नमेंट जिस तरह से देखती हैं इन मामलों को, वो कहती हैं कि जी एक जगह धरना लगा हुआ है, हम आगे ऐलान कर दें, एक प्रॉपर फोरम है, हम तरीके से अपनी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है वहां पे जाके डिस्कस करके इसको करेंगे और तब तक धरने वाले उठ जाएं, ताकि ये भी ना लगे कि जी के धरने वालों के डिक्टेशन में गवर्नमेंट आ गई, कमजोर हो गई। हो सकता है कि ये सोचो। ये भी एक पहले सवाल नहीं, मैं इस बात से उसूली तौर पे डिसएग्री नहीं करता। अगर इनको वाकई इसको एक लेजिटिमेट जो है एक फॉर्मुलेशन देनी है और अगर वो समझते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम से अनाउंस होना चाहिए, तो फिर इतना अरसा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम में क्यों नहीं गए? 8 महीने तक ये क्यों उन्होंने सारे फैसले कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल बाईपास करके इन्होंने SIFC जो जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कोई बेसिस नहीं है, आपने वो बना ली। आपने जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव अनाउंस कर लिया जो बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर लिया। 8 महीने तक आपने CCI इस इंतहाई एक कशीदगी की सूरत हाल में भी आपने कॉल नहीं की, जबकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हर 90 डेज के वक्फे से इनको CCI वैसे ही कॉल करनी है। तो अब अचानक इनको ये सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं जो वो देख रहे हैं कि जी ये बहुत जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम से सब कुछ होना चाहिए, तो ये इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? ये जो पिछले 8 महीने से तकरीबन 1 साल हो गया, 2024 में ये उस्तु साहब, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूं। अब देखें, ये तो हम जानते हैं ना, आपने वो इश्तिहार देखा होगा ना, बबलू आपका सावन स्लो है क्या? तो कभी कभी हुकूमत का भी आपने देखा है कि जो तरीका कार होता है हमेशा देर कर देते हैं। 12 मुझे याद है कि जब पहली बार इस इशू के ऊपर हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया तो पहली चीज़ यही कही थी कि यार आपके पास एक फोरम है, आप जाएं। अब वो नहीं गए, उनके जो भी वजूहात थे, शायद वो सोच रहे थे कि यार ये मसला इतना ब्लो अप नहीं होगा, कैलकुलेशंस गलत साबित हुई हैं। अब हम देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि 7-8 दिन इंतजार क्यों करने हैं, लेकिन है तो 7-8 दिन ना, मतलब 70-80 दिनों की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही। अब इनकी जो भी कैलकुलेशन है कि शायद वो ये नहीं कह रहे कि हमने हंगामी इजलास नहीं बुलाया क्योंकि फिर एक तरह से लगेगा कि हमने बिल्कुल ही कोलैप्स किया, उनकी भी एक चीज़ होती हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि देर आयद और कुछ हद तक दुरुस्त आयद। देखें भरोसा, बात ये भी है, बात ये है कि इस वक्त हुकूमत को जो डिसीजन लेना चाहिए वो इन मौजूदा हालात को देखते हुए लेना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपने देखा कल मोदी ने जो है वो आपका इंडस बेसिन ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया है। अब ये हमारा जो केस है वो पूरा इंटरनेशनल फोरम्स में जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। तो पाकिस्तान को एक यूनाइटेड, एक बिल्कुल मुत्तफिका तौर पे इस केस को लड़ना चाहिए। आपके मुल्क के अंदर अगर पानी पे झगड़े चल रहे हो, अगर आपके प्रोविंसेस आपस में लड़ रहे हो, अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस आपस में लड़ रहे हो,
और ये इन कमिंग फ्यू डेज में आप देखिएगा कि ये जो इंडस बेसिन ट्रीटी की जो सस्पेंशन हुई है, जो कि इलीगल है, जिसको हम कंडेम करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, पाकिस्तान लोअर रैपेरियन है, तो यही तो शिकायत सिंध की भी है कि सिंध तो लोएस्ट रैपेरियन है। तो अब अगर ये केस पाकिस्तान पेश करेगा कि जी हम लोअर रैपेरियन है और हमारा ये राइट है, इंटरनेशनल लॉ में वी आर प्रोटेक्टेड और ट्रीटी के अंदर भी हम प्रोटेक्टेड हैं, तो फिर उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जी आप तो फिर आपके अंदर जो सूबे हैं उनकी अपनी लोअर रैपेरियन के जो राइट है उसको तो आप पहले जो है एड्रेस करें। तो देखिए इस वक्त ये मामला जो है इस वक्त मैं समझता हूं कि अब ये इंटरनल से बढ़ के रीजनल भी हो गया है, और मुझको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हर्ज है। एक मुल्क की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको बड़ा दिल करना चाहिए, उसको फौरन मसले का हल ढूंढना चाहिए। ये कोई मतलब कहाँ लिखा है कि आप इसको फेस सेविंग के लिए आप खामखा किस तरह के जो है एंटिक्स करें जिसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। इस वक्त हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि ये मसला हल हो। अगर इन प्रिंसिपल आप समझते हैं, या तो अपना आप केस लड़ते, आपको 1 साल पूरा मिला, गवर्नमेंट अपना केस लड़ती, फिगर्स पेश करती, स्टडीज पेश करती, साबित करती कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वायबल है, ये डिजायरेबल है। आपने वो केस आपके पास तो पूरा साल था, आपने तो कोई केस पेश नहीं किया, आज तक पेश नहीं किया। तो जब आपने उसूली तौर पे मान लिया कि ये एक बैड प्लानिंग थी, ये एक गलत प्रोजेक्ट था और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये वायबल ही नहीं है, तो अब आप अपनी फेस सेविंग करेंगे या ये जो मुल्क को बिलियंस ऑफ रुपीस का डेली का लॉस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है और इतनी आपकी पूरे जुडिशरी पैरालाइज हो चुकी है, अब हजारों लाखों की तादाद में लोग रोडों पे निकले हुए हैं, खुदा ना खास्ता कोई सान्या हो जाए, कोई वायलेंस हो जाए, तो क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या गवर्नमेंट की अपनी फेस सेविंग इंपॉर्टेंट है? मतलब ये कब तक चलता रहेगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मैं देखना भी चाह रहा हूँ, आपकी भी एक्सपर्टीज है इस पे, अगर हाउ विल इट प्ले आउट। जब ये 2 मई को इजलास होता है तो हमने आज ये सुना कि जी इत्तेफाक राय यानी कि कंसेंसस से अब वो करना चाह रहे हैं, नॉट बाय मेजॉरिटी रूल, क्योंकि अगर मेजॉरिटी रूल की तरफ जाते हैं तो नवाज लीग के पास ज़्यादा मेजॉरिटी है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मल तरीका एक है वही इसको फिलहाल शेल्फ करने का, यही होगा इस इजलास में? देखिए जिलानी साहब, जब आपने ये खुद कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये अफ़वाम व तफ़हीम के साथ यानी कंसेंसस के साथ ये रिजॉल्व, बहुत अच्छी बात है। कंसेंसस तो इस वक्त इसी बात पे है कि जी ये मामला आप बिल्कुल आप निपटाएं, ये कैनालों की जो कहानी है इसको खत्म करें, इसको डिनोटिफाई करें, क्योंकि अगर सीसीआई की मीटिंग होगी तो सिंध के चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है, जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, वो तो अब पब्लिक हो चुकी है। उन्होंने तो कह चुकी है, वो तो कह चुके हैं कि जी कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसेंसस, अगर आप समझते हैं कि सीसीआई में जाके आप पूछेंगे सबसे कि जी आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, वो तो ऑलरेडी पंजाब की पोजीशन आपको पता है, पंजाब चाहता है कि कैनाल्स बने, बलोचिस्तान इधर भी है उधर भी है, केपी का मुझको नहीं पता, हो सकता है केपी, क्योंकि पीटीआई ने तो नेशनल असेंबली में और सेनेट में कहा जो है सिंध की सपोर्ट की है, तो हो सकता है केपी भी आपकी जो है वो इस बात से सिंध के साथ खड़ा हो जाए, या हो सकता है ना खड़ा हो। लेकिन बहरहाल अगर आपने ये मामला सारा अफ़वाम व तफ़हीम से ही खत्म करना है तो ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और बिलावल दोनों को पता है कि ये कैनाल्स नहीं बन सकते, इनको इम्पोज करने से फेडरेशन वीक होगी, आईनी जो भी निज़ाम चल रहा है वो मजीद वीक होगा, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और रियासती इदारे और अवाम आमने सामने आ जाएंगे। तो इस मामले को मैं समझता हूँ रूटीन में नहीं देखना चाहिए। ये कोई रूटीन कंप्लेन थोड़ी है कि आप एक चीफ मिनिस्टर ने कंप्लेन किया आपको और आपने उसके लिए एक डेट मुकर्रर कर ली कि जी चलें आप आ जाएं, बैठ जाते हैं सीसीआई। ये तो पूरा सूबा इस वक्त जो है 8 महीने से कंप्लेन कर रहा है और अब नौबत ये आ गई है कि रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, आपकी कोर्ट्स बंद हो चुकी हैं। इस सूरत हाल में आप बताएं कि एक प्राइम मिनिस्टर को नींद कैसे आ रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल आ गई। भारत वाले भी कह रहे हैं कि सोना मत। हाँ, भारत वाले भी कह रहे हैं और मुल्क के अंदर भी मसाइल तो हैं, ठीक ठाक है, वाकई लोग कैसे। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये अभी जो भारत की तरफ से आया। चले एक वक्फा लेते हैं फिर इस पर मजीद बात। वेलकम बैक। कल जब दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में भारत की जो मरकज़ी सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास हुआ और फिर उन्होंने जो ऐलानात किए कि सिंतास दरियाई माहिदा मुअत्तल है, वीज़े की पाबंदियाँ, सफारतकारों की बेदखली,
तो आज सबकी नज़रें इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगी हुई थी कि वहाँ कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होने वाला है उसमें से क्या बरामद होगा। तो जो इजलास हुआ उसमें गौर किया गया ज़ाहिर है तफसीली तौर पे, और फिर कुछ इस तरह के ऐलान सामने आए हैं कि भारत की जानिब से पानी रोकने या पानी को मोड़ने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा और तमाम वसाइल बुरुए कार लाते हुए मौसर ठोस जवाब दिया जाएगा। फ़ैसला किया गया कि वाघा बॉर्डर जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया जाए, भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल कर दी जाए जिसमें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड यानी राहदारी ट्रेड भी शामिल है। अच्छा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो है हमारे तिजारती ताल्लुक़ात टोटल मुअत्तल थे, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे तिजारत जो है वो अजनास की सूरत में और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की सूरत में जारी थी। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था, उसने आदाद शुमार दिया कि 2023-24 में अटारी वाघा के ज़रिए $454 मिलियन मालियत का सामान इधर से उधर या उधर से इधर आया। 6,871 ट्रक गुज़रे और 71,000 से ज़ायद मुसाफिरों की आमदोरफ्त हुई इस बॉर्डर से। इसमें अफ़गान और ट्रांजिट ट्रेड भी ऑब्वियसली शामिल है, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। भारत की तमाम एयरलाइंस भले वो सरकारी हों या निजी, अब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से अगले ऐलान तक नहीं गुज़र सकेंगी। तमाम भारतीय दिफाई अताशियों को 30 अप्रैल तक इस्लामाबाद छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारत पहले ही उन्हें वापस बुलाने का ऐलान कर चुका है। तमाम भारतीय शहरियों के लिए सार्क वीज़ा स्कीम मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय शहरी अगले 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ दें, ताहम सिख बरादरी इस हुक्म से मुस्तस्ना करार दी गई है। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान शिमला समझौते समेत 2 तरफ़ा माहिदे मुअत्तल करने का हक़ महफूज रखता है। अभी इस बारे में कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है। तो आज जैसे आपने कहा करतारपुर मैं देख रहा था वो खुला हुआ है और कोई शायद 350 यात्री आज भी आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे 2 मुल्कों के दरमियान कि वैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी चल रही होती हैं। जैसे सिंतास माहिदे की हमने बात सुनी कि जंगें भी हो रही थी, हाँ। लेकिन माहिदा भी अपनी तरफ जो है वो कायम था और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, सस्पेंड एक तरफा तौर पे। देखिए अगेन इस पर कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी। अगर आप थोड़े से इसको एक बार फिर जिक्र करें, कहना आसान है, करना कदरन मुश्किल है, राइट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए एक्चुअली डाइवर्ट करने के लिए, उसको बनाने में वक्त लगता है। थोड़ा काम उस पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि पानी एक जिंदगी और मौत का मसला है, तो ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि अगर डैम बन जाए तो उसके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक भी हो जाए। बिकॉज ये तो फिर है ना कि आप किसी का गला काट रहे हैं। अब मुझे चनाब और झेलम पे भारत ने कोशिश की हाइड्रो पावर बनाने की, और वो उस पर फिर मुज़ाकरात भी हुए, हमने एतराज़ भी किया, लेकिन वो स्टोरेज किसी पे नहीं की जा सकी। वो रन ऑफ द मिल है कि उससे पैदा होगी, रन ऑफ द रिवर, और आगे पानी निकाल दिया जाएगा। स्टोरेज का अगर की तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। अच्छा, अब देखिए, अब मैं काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ा था और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो बात है ना पानी बंद करने की और अपना जोर आजमाने की, अच्छा सही है, एक तो ये हमेशा उनकी पॉलिसी रही है। आप पूरी जनूबी एशिया को देख लें, आपको कोई एक मुल्क नहीं मिलेगा, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, जिस पर इंडिया ने बुलियिंग एटीट्यूड ना इस्तेमाल किया हो। और इसके फिर मनफी नताइज भी हुए हैं इंडिया के लिए, बट पाकिस्तान एक ही है जिन पर शायद उनका इस हद तक नहीं चलता। ये जो हमने पिछले 2 सालों में देखा है ना कि इजराइल की जो बर्बरियत रही है फ़लस्तीन पे, मैं ख्याल उससे भी ये सबक सीख रहे हैं, यकीनन इंस्पायर हो रहे हैं। देखिए अपने आप को, ये है ना लंडे के ज़ायनिस्ट, सॉरी टू से, ओके, मैं चाइना कॉपी नहीं कहूँगा क्योंकि अब चाइना का माल काफ़ी अच्छा हो गया, और ये उनसे बहुत मुतासिर हैं। आपने, मैं सालों से मैं इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूँ, इनके जितने भी सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, रफ़ा की तस्वीरें देखते हैं, एक तो खुश होते हैं कि अच्छा है, क्योंकि आखिरकार वो दैट सेम एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ना, उसको वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये उनसे इस तरह इंस्पायर हुए हैं कि जी उन्होंने तो कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारी भी ताकत है, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन याद रखा जाए कि भारत इजराइल नहीं है,
और ना ही पाकिस्तान फ़लस्तीन है। इनका जो सोशल मीडिया है वो मतलब हम इजरायली सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि ये पूरा कौम जो है वो कितनी टॉक्सिक है। क्रिटिकल थिंकिंग नाम की मेरा ख्याल है अब कोई चीज़ बची नहीं इंडिया में। हमेशा लोग यहाँ पर पाकिस्तान में हैरान होते हैं क्योंकि हमें तो कोई कुछ भी कहे हम पहले तो हम 10 सवाल पूछेंगे, हम हर एक चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं ना। वहाँ पर एक लाइन आई तो सब सर यस सर। रियासत कोई भी बात कहे हमारे ज़हन में सबसे पहले सवालिया निशान पैदा होता है, सबसे पहले सवालिया निशान। वहाँ पर इसका ऑपोजिट है एंड दैट इज वेरी डेंजरस। तो हमारे जो संगी भाई हैं जो ये प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए भी मजीद माल प्रोग्राम में है जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से भारतीय मीडिया का तो खैर चले एक रवैया है वो अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। ख़ुद कश्मीर के अंदर जो भारत नवाज सियासी क़यादत है या पार्टियां हैं वो भी, और जो न्यूट्रल कश्मीरी हैं वो भी, वो एक बात तवातुर से कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम बैशिंग या कश्मीर बैशिंग या कश्मीरियों को टारगेट करना बंद करो, ये जो तशद्दुद है हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। हत्ता कि जो वज़ीर आला उमर फ़ारूक हैं उन्होंने उमर फ़ारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने डायरेक्ट आज भारतीय मीडिया से अपील की कि यार ये जो आपका 1 पॉइंट एजेंडा है ये गलत है, इस पे थोड़ी सी नज़र-ए-सानी करें। वजह उसकी ये है कि रिएक्शन शुरू हो गया है। जैसे भारत की जो रियासतें उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, वहाँ कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी तलबा ज़ेर तालीम हैं, तो अब उनका घेराव जो है मकामी सतह पे शुरू हो गया है और कई जगह से इत्तलात हैं कि उन्हें हॉस्टल्स छोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंतज़ामिया ने कहा है। इसके अलावा एक तंजीम है हिंदू रक्षा दल, उत्तराखंड में वो घेराव भी कर रहा है, मारपीट भी हुई है और वहाँ से एक हॉस्टल से 20 कश्मीरी तलबा जो हैं वो फ़रार होने पे मजबूर हुए हैं। हालांकि भारत उन्हें अपना ही शहरी तसव्वुर करता है, लेकिन उनके साथ ये हो रहा है। जम्मू का जो ज़िला कठुआ है वहाँ एक वो अजीब सा वाक़या ये हुआ कि पहलगाम हमले के ख़िलाफ़ बीजेपी का एक एहतजाजी जुलूस निकला जिसकी क़यादत मकामी MP कर रहे थे। तो वहाँ कई सहाफ़ी मौजूद थे, उनमें अखबार दैनिक जागरण जो एक बड़ा अखबार है उसके एक सीनियर रिपोर्टर हैं राकेश शर्मा, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने जो MP साहब थे उनसे सवाल किया कि भाई साहब ये तो ठीक है कि आतंकवादी आए और उन्होंने हमला किया, अपनी कार्रवाई की, निकल लिए, लेकिन आप जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, अपनी जो खामियां उनके बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? तो उनका लातों मुक्कों जूतों से जवाब दिया गया, ज़ख्मी हो गए। पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात करूं तो हमारे जो प्यारे दोस्त हैं रिपब्लिक TV के अर्नब गोस्वामी साहब जी, नाम ही काफ़ी है, तो उनकी मैं एक झलक दिखाना चाहता हूं। उन्होंने हस्बे मामूल जिस महज़्ज़ब तरीक़े से महज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल किया है, अगर वो ये ना करते तो हमें ज़्यादा हैरत होती। ज़रा देखिए। Put that idiot on air with me, Raja Faisal. An 83-year-old man was killed point blank. You know what a despicable country you are. It might be Indian establishment. You know what a despicable country you are, that all that you have to do is to stand up here and defend those cowards. Oh, this is what you've come down to. This is what your whole life has come down to. Go and ask your family members what they think of you and say, I went on Indian television and I defended the killing of an 83-year-old innocent man. Say that. यार ये कौन है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यार पता नहीं, मिल जाते हैं। पता है मुझे कई बार कॉल आई है इस चैनल से, मैसेज आए, जलाल भाई आप आना चाहेंगे? तो मैंने कॉल आई एक दफ़ा इंडिया में, सुना, मैंने कहा कि यार आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये शो से पहले कितने ग्राम कोकेन लगाते हैं? हाँ, अच्छा, वो उसको समझ नहीं आ रही। उसने कहा कि ये नहीं वो, मैंने कहा नहीं आपका बजट होगा यकीन। 20 मिनट तक ये बात चलती रही, उसको ये नहीं समझ आ रही कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। और एक बार फिर उसके बाद कॉल आई जब ये इमरान खान साहब वजीर आजम थे ना, कि यार मुझे इमरान खान का पर्सनल नंबर चाहिए। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा आप चाहें तो मैं आपको बाजवा का भी पर्सनल नंबर दे दूं, जनरल बाजवा का। तो उसने कहा हाँ वो भी जरूर भेज दें मुझे। तो यार ये लेवल है। अब देखिए, अब ऑन अ सीरियस नोट, हाँ,
आप इसका रवैया देखें, हाँ, आप ऊपर जो हमने ब्लर किया हुआ है, लेकिन जो हैशटैग है डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, ठीक है, मैंने इन लोगों के सबके चैनल्स देखे थे, हिंदी एंड इंग्लिश, इसको तो हम ज्यादा चलाते हैं लेकिन और भी दर्जनों है। जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था बलूचिस्तान में, या कभी भी हमला होता है, ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, हम 4 टुकड़े कर देंगे। यहाँ पर जितना भी राइट विंग एंकर मैंने देखा है ना यार, कभी इस तरह की कोई खुशी नहीं मना रहा, कोई खुशी नहीं मनाता, ये मनाते हैं। मुझे वही शाहिद अफरीदी की बात याद आती है। अच्छा, हम जवाब में क्या करते हैं? हाँ, क्योंकि देखो, माना यार इनकी बहुत बड़ी मईशत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इंटरनेशनल क्लाउट है, नो डाउट अबाउट इट, फौज पर जो स्पेंडिंग है वो शायद हमारे से 8 या 10 गुना अब ज्यादा हो गई है, हम सब ये जानते हैं। लेकिन एक जंग है जो ये कभी हम ऐसे नहीं जीत सकते, और वो है जुगट की और मीम्स की। जैसे कि यहाँ पर ना इनका करे हम तुम्हारा खून पी जाएंगे ना मत, ये वो यहाँ पर क्या आ रही है, जरा मेरा फेवरेट मीम है यार, वो जरा दिखाएं। वो है कि जी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाक भारत जंग अब दुबई में होगी, ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, फिर पानी की बात आई, पानी पर भी बेइंतहा मीम्स है। मैं साहब को दिखाने को, ये देखो यार पानी खोल दे यार, ये देख मेरा क्या हाल है, सारी झाग है, मैं अपना सर नहीं धो सकता। और दूसरी एक और लिखा हो यार, इंडिया पानी खोल दो, बर्तन धोने हैं। देखो पानी के बगैर बर्तन मांजे जा रहे हैं। यहाँ पर एक और भी है शायद हमारे पास, हाँ, ये देखो इंडिया पानी, देखो आंख में साबुन दिल चल गया है यार। अच्छा, और ये है उस वक्त जब पाकिस्तान में ट्विटर बैंड है, मतलब कि हम अभी 15% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, वो इनसे नहीं संभाला जा रहा। तो पॉइंट इज कि इससे ना कुछ हद तक एक नेशनल कैरेक्टर भी बनता है, नजर आता है। अच्छा, बिकॉज़ अ नेशन दैट कांट लाफ एट इटसेल्फ ना यार, वही हमारे यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर है, हमारे यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर है, मुश्किलों में चल रहे होते हैं, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर हमें जिंदा रखता है भाई। और उधर जो है वो सिर्फ नहीं, उधर यार इट इज लाइक अ नेशन ऑफ ज़ॉम्बीज नाउ, इट इज अ नेशन ऑफ ज़ॉम्बीज। वो नहीं आपने ज़ॉम्बीज देखी, सब लाइन में आ रहे होते हैं किसी की खोपड़ी खाने के लिए, ये वो है अब। अच्छा यार, इतना बड़ा मुल्क है, सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना। देखो मैं वो बात कर रहा हूं जो मुझे नजर आ रहा है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हम भी वो चलाते हैं, इनके जो सबसे सरफरे लोग हैं ना, कल हमने चलाया जनरल बख्शी को, आज हमने चलाया अर्नाब को, वहां पे देखिए, वहां पे भी मुझे दिखा दें, वहां पे क्यों कहते हैं गोदी मीडिया, कि वहां पे जो भी रीजनेबल लोग थे उनको उन्होंने ये तो है यार, रविश कुमार एनडीटीवी को उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। तो अब सेन वॉइसेस है नहीं, अगर हम किसी से वहां बात करना भी चाहें, देखना भी चाहें, उनको उन्होंने हटा दिया। हम भी उसी सफर पे चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हमारे यहाँ लोग फिर भी जो है वो अपनी बात रख लेते हैं, बिल्कुल वो प्रोपेगेंडा विंग कोशिश, पूरा मीडिया ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात है, आपने कहा ये हमसे मीम नहीं जीत सकते, आप एक चीज़ इनसे कभी नहीं जीत सकते, टेलीविज़न स्क्रीन पे मेज़बान की बदतमीज़ी। यहाँ जितना भी बदतमीज़ मेज़बान है ना, वो लेंथों से पीछे है। ये नहीं जीत सकते, नहीं, ये भी नहीं जीत सकते, वो तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया है ना यार, वो तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो लोग थे जो वाकई ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते थे, जैसे मैं खुद रविश कुमार का बड़ा फ़ैन हूँ, अब वो जो है अपना चैनल चला रहे हैं, या जो अंग्रेज़ी मीडिया के जो 2-3 पिलर्स थे वो रफ्ता रफ्ता साइडलाइन कर दिए गए, कोई वायर में चला गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बर्दाश्त की सूरत है। मीडिया की तबाही वहाँ ज़्यादा हुई है, हमारे यहाँ भी हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा हुई है, और वो फिर रिफ्लेक्ट करता है ना। हाँ, एंड देखो अगेन मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस वक्त जो माहौल है वो उसके एन मुताबिक चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ना, जैसे कि चलो इजराइल में देख लो, सिर्फ हारेट्स ही है ना जो कभी कभी थोड़ी बहुत आगे पीछे रिपोर्टिंग कर लेता है। अमेरिका में आप देख लें, राइट, अब सब एक लाइन में चल रहे हैं ना ऑलमोस्ट। क्रिटिकल वॉइसेस को तो सब हर जगह ही ख़त्म कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि एक हद तक इनकी कैलकुलेशन भी ये है कि इस हमेशा हर दौर में मैं मानता हूँ माइट हैज ऑलवेज बिन राइट, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस थी दुनिया में, अब वो नहीं है। तो अगर हाँ, अब मीडिया की हमने बात कर ली, वहां पे जो ऑपोजिशन जियोपॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने भी एक बयान जारी किया। कांग्रेस की उन्होंने जाहिर है कि पाकिस्तान को कहा कि दी आतंकवादी आपने किया, उन्होंने वो बात जरूरी थी करनी, वो उन्होंने की। लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है वो गवर्नमेंट के हवाले से ना, कि आपने किस तरह से हालात खराब किए हैं, आप कैसे इस इशू को प्ले अप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि आप इस ग्रेव ट्रेजेडी को ऑफिशियल और प्रॉक्सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आप मजीद डिस्कॉर्ड फैला रहे हैं। और ये जो जिस साफी ने वो सवाल पूछा था जिसकी कोट लगी थी, वो सवाल भी उन्होंने पूछा है कि ये जो इलाका है ये इंतहाई हेविली गार्डेड है, 3 टियर की सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ये कैसे हो गया, ये सवाल कोई पूछ रहा है। लेकिन ये सवाल अभी वो पूछेंगे ना, तो मैंने अभी उनको भी देख रहा था ना, ये देखो गद्दार,
ये देखो गो टू पाकिस्तान वही इनका है ना। तो इट इज अन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन। और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक कहाँ से आता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता है। तो इस तरह का जो है इवेंट है या घटना जो घटी जाती है, इसकी फिर पॉलिटिकल प्रोडक्ट बनाई जाती है। ये ऐसा ही है। अब अगर हम थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स की तरफ आए, ठीक है, तो आई मीन ऑब्वियसली देखो आप किसी पे रिलाई तो कर नहीं सकते, तो चीन का एक एटीट्यूड होगा, हमें नहीं उनका एग्जैक्टली क्या है अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा, राइट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इस वक्त अमेरिका को मिनरल्स की सख्त भूख है। आपको पता है यहाँ पर कांग्रेसनल डेलीगेशंस भी आई हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एक मेरा ख्याल स्ट्रैटेजी ये भी होगी कि किसी तरह इस चीज़ को सैबोटाज किया जाए, क्योंकि अगर फर्ज करें यूएस का एक कमर्शियल या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बनता है पाकिस्तान की मिनरल्स में, तो इसका मतलब है कि इनके जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है बलूचिस्तान में वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। और एक और जो अहम चीज़ है कि बहुत इतलात आ रही हैं कि टेल अवीव से कार्गो फ्लाइट्स आ रही हैं टू इंडिया विद स्पेशल वेपनरी एंड परहैप्स मिलिट्री पर्सनल। ये दो चीज़ें हैं जो आई थिंक नज़र रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रोग्राम में एक बने रहे ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं तो फिर बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या पक रहा है। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। पहलगाम में परसों जो हमला हुआ, जिस तरह से हमला आवर आए 69 लोगों को उन्होंने वहाँ पे कत्ल किया, उसके बाद कश्मीर एक फिर फ्लैश पॉइंट है और लोग समझना चाह रहे हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो आपको याद होगा 2019 में अगस्त में जब स्टेटस चेंज किया गया, बाइफिकेशन की गई, इफ़ेक्टिव एनेक्सेशन की गई कश्मीर की मोदी सरकार की तरफ से, तो उसके बाद से हमें याद है कि इब्तदाई बरसों में बहुत सारे लोगों ने कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारों ने भी, कि इफ़ेक्टिवली वो एक जेल में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ पर बुनियादी हुकूक जो हैं वो बिल्कुल कुचल के रख दिए गए हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोदी सरकार ने अपना नैरेटिव बनाया कि कश्मीर नाउ इज़ ओपन फॉर बिजनेस, वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं। पिछले साल 35 लाख टूरिस्ट गए थे वहाँ। और वहाँ पे टूरिज़्म की वजह से इकॉनमी भी फ्लरिश कर रही है और तासुर ये मिला कि अब वो मामलात वहाँ पे ठीक हो गए हैं। तो ज़रा इसको समझने के लिए कि वहाँ पे अंडर करंट्स क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, आज मेरी बात हुई हमारी फॉर्मर BBC उर्दू की कॉलीग नईमा अहमद महजूर से। वो कश्मीरी सहाफ़ी हैं, लंदन में मुकीम हैं, श्रीनगर आती जाती हैं, और उनसे मैंने पहला सवाल पूछा कि ये बताइए कि ये जो 4 साल गुजरे हैं, बहुत सारे हमारे लोगों की शायद तवज्जो इतनी ना रही हो मकबूजा कश्मीर के हालात पे, आपने वहाँ पर क्या तब्दीलियाँ अपने सामने होती हुई देखी हैं? देखिए, आपको इसको इस तरह से देखना होगा कि जब 5 अगस्त 2019 को जो अंदरूनी खुद मुख्तारी वापस ली गई और इसके बाद से जो सिचुएशन वहाँ पे बन गई, आपने सुना होगा कि वहाँ पे काफी कटेलमेंट्स रहे मीडिया पे, वहाँ बहुत सारे लोग जो है अरेस्ट हुए, इंक्लूडिंग 3 चीफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स, और बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो 4,500-5,000 के करीब लोग जो है वो उसके बाद उनको बंद रखा गया काफी अरसे तक। लेकिन सबसे जो बात वहाँ पे लोगों ने जो महसूस की उस वक्त की, पूरे कश्मीर को एक जेल की तरह रखा गया, किसी को किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, बात करने की इजाजत नहीं है, कुछ कहने की इजाजत नहीं है। वो लोगों में काफी एक तरह से वो ह्यूमिलिएटिंग बहुत ज्यादा था कि अगर एब्रोगेशन करना ही था तो इस तरह से आप लोगों को एक जेल खाने में बंद कर सकते थे, इंक्लूडिंग दोस्त जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे। सेपरेटिस्ट की बात तो थी ही कि भाई वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लेके चल रहे थे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स थे या उनके जो वर्कर्स थे उनको अपने जेलों में रखा। तो काफी लोगों में जो मेन स्ट्रीम धारे से वाबस्ता थे उनमें भी एक बहुत बड़ा वो एंगर देखा गया कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है थोड़ी बहुत चेंज हो गई और ये जो जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस थी थोड़ी कम हो गई। और सबसे अच्छी बात जो है जिसको कश्मीरियों ने काफी अप्रिशिएट किया कि हलाकतें नहीं हुई, इसलिए कि जलसे जुलूस या आप अपने इमोशंस को वेंट देने के लिए आपको मौका नहीं दिया गया, लेकिन उससे एक चीज ये है कि लोगों की जानें बच गई।
तो जो चेंजेस लाए मोदी साहब, उसके बाद कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी का उसको दर्जा मिल गया। बहुत सारे लॉज जो है दिल्ली सरकार ने चेंज किए, जिसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न था कि लैंड राइट्स जो है वो भी, रिक्रूटमेंट राइट्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे कश्मीरियों के। तो नईमा से मैंने अगला सवाल ये किया कि ये जो खदशात थे उस टाइम पे, अमलन हमने क्या देखा है कि पिछले चंद बरसों में कितने लोग बाहर से आए हैं, जायदादें ली हैं या कश्मीरियों के हुकूक पे वो आकर हावी हुए हैं? वो सिचुएशन अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंची कि जहां पे आप देखेंगे कि इंडियंस आके वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। हालांकि जो ट्रेड, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें पहले इजाजत थी बाहर के लोगों को कि वो वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ। हाँ, एक चीज है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो लाइक डेड पर्सन, उसको रिवाइव करने में काफी गवर्नमेंट जो भी है उन्होंने काफी उसमें इक़दाम किए। उसकी वजह से वहां पे जो होटल इंडस्ट्रीज थी वो काफी अब स्ट्रांग हो गई, होटल्स बने, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है पूरा वो रिवाइव हो गया। उसकी वजह से जॉब्स मिल गई लोगों को, जॉब सेक्टर थोड़ा सा खुल गया क्योंकि टूरिज्म तो मेन वहां पे है, जिसकी वजह से काफी लोग जॉब्स भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी कि हजारों की तादाद में, तो ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि अभी जो रिसेंटली खबर आई थी, बल्कि वो शायद असेंबली या पार्लियामेंट में बताई गई थी कि 83 लाख लोगों को, 83,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं कि वो बाहर के हैं जिनको वहां पे बसाया गया है। तो जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस की बातें हो रही थी उस पर मुझे लग रहा है कि मैं खुद कश्मीर में थी काफी अर्सा अभी, तो मैंने अभी इतना नहीं देखा कि वहां के बाहर के लोग जो हैं वो आके वहां बस गए हैं, लेकिन जो जॉब सेक्टर है उसमें काफी बाहर के लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, जिनके लिए वहां पे मौके तलाश किए गए हैं, उनको मुहैया किए गए हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी समझते हैं कि हमारा जॉब सेक्टर जो है हमारे लिए श्रिंक हो रहा है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। आखिरी बुनियादी सवाल यही कि जो पहलगाम में हमने देखा, ये बड़े अरसे के बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है जिसमें सहाफ़ियों को, सयाहों, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। तो नईमा से आखिरी सवाल ये था कि मिलिटेंसी हमने देखी है, एक लंबा अरसा वहाँ चलती रही, लेकिन अब वहाँ पे हम क्या रुझानात देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है या मिलिटेंट्स का ताल्लुक है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी कह रही है। अभी रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 50 से 60 लोग हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, अदरवाइज हमने पूरा इसका कला कमा कर दिया है, मिलिटेंसी खत्म है, सेपरेटिस्ट एलिमेंट खत्म है, ये सेंटिमेंट खत्म हो गया है और यहाँ पे नॉर्मल से रिटर्न हो गई है। और वो जाहिर है इस वक्त लग भी रहा था क्योंकि कुछ हमले जो भी कश्मीर में इस तरह से हमले नहीं हुए, जम्मू सेक्टर में काफी हमले हो रहे थे और वो जो हमने देखा भी पिछले साल भी कुछ हमले हुए और ये हमला भी हुआ, तो इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज तक मुझे लग रहा है कि कहना है कि इसमें लोकल मिलिटेंट्स कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो मिलिटेंसी मेरे ख्याल में किसी हद तक कम हो गई है, इसलिए कि लोग समझ रहे हैं कि इससे कुछ हासिल हुआ नहीं है, बल्कि मारामारी है और बहुत सारी हलाकतें हुई हैं और हर घर जो है इससे मुतासिर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मिलिटेंसी का अब कोई शायद रोल नहीं है और लोग उसको अब पसंद भी नहीं कर रहे हैं। जो आपने कल भी देखा होगा कि जब ये वाकया हुआ पहलगाम में, उसके बाद से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर की हैं वो सड़कों पे निकली और उन्होंने कहा कि नो वायलेंस, हम ये नहीं चाहते हैं और इस तरह हम नई जिंदगी बसर करना चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत 35 साल देखा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं, कोई स्कोप नहीं है कश्मीर में, इसको खत्म करना होगा और इसके साथ कोई लोकल सपोर्ट नहीं होगी। जी। तो ज़ाहिर मिलिटेंसी से आप दुनिया का जो खित्ता उठा लें जहाँ पे ऑक्यूपेशन है, ये है, लोग आखिर बेजार होते ही हैं। जनरली वो चाहते हैं कि जी के अमन और मान हो, हमें अपने राइट्स। असल में पता है होता क्या है, ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के ज़माने से लेकर 1989 तक एक बहुत बड़ा दौर आया था, तकरीबन 20-22 साल का, जिसमें कोई मिलिटेंसी नहीं थी
और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं है। फिर होता यह है जैसे आ बैल मुझे मार, कोई ना कोई मरकजी हुकूमत ऐसी हरकत करती है। मसलन 89 का जो इलेक्शन था मैसिवली रिग्ड, वहां से आग लग गई। तो हुकूमतें जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी चिंगारी लगा देती हैं कि फिर वो भड़क उठती, चाहे वो कितने भी थके हुए हैं। हाँ। और देखिए थकने की बात है यार, तो सदी से काम चल रहा है ना। वी आर इन 2025। 1931 में डोगरा सरकार की फौज ने और आरएसएस के मिलिटेंट्स ने मगर 2 से 2.5 लाख लोगों को कत्ल किया था इसी खत्ते में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट? ऐसा ही है। तो पॉइंट इज कि वहां से लेके अब तक और इतनी बड़ी रियासत के सामने इतनी देर खड़ा होना एक मतलब आसान काम नहीं है। नहीं, ये बिट्स एंड पीसेस में ना हिस्टोरिकली ये कहीं 100 साल की तारीख है, 150 साल की, ये वक्फे लंबे लंबे आते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसलिए कि असल मसला वही होता है, उसका ऑपरेशन नहीं होता। मरम पट्टी कुटा के जो है सेट कर देते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसी बेवकूफ़ी रियासत कर देती है कि फिर लोग उठ खड़े होते हैं। तो एक लेवल ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी है और ये भी है, लोग जाहिर जैसे उन्होंने कहा हर घर में मातम हो चुका है, सोग हो चुका है, तो लॉट ऑफ पीपल आर अफेक्टेड। और हमने देखा कि 21 में जब इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर किया, तो उसके बाद से कोई 4 साल जो है निस्बतन वो लाइन ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो। अगर आप ग्राफ देखो तो वो तकरीबन 0 पर है। और दूसरी बात है कि अगर आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की अदाद शुमार पर यकीन रखें तो इन्फिल्ट्रेशन जिसको ये कहते हैं वो भी तकरीबन 0 है। आप देखें तो 4 सालों से ये है यार। देखो अगेन ये जो इनका जो इल्जाम है जिस पर एक लाइन में चल रहे होते हैं, इट डज नॉट होल्ड अप यार, इट डज नॉट होल्ड। आप ये देखो कि 90s बहुत खूनी था, 2004 से 2013 तक रिलेटिवली पुरअमन था। मैं 2009 में गया था, मैंने इलेक्शन वगैरह सारे वहाँ देखे श्रीनगर में। 2013 में दोबारा कुछ लड़कों को इन्होंने मार दिया और उसके बाद से ये लास्ट फेज शुरू हुआ जिस 2019 के बाद, जिसको इन्होंने बजौर दबाने की कोशिश की। अब रिलेटिवली अमन है, बट यू डोंट नो कि 2026-27 में क्या पंगा हो जाएगा। स्पेशली क्योंकि अब जितने भी संघ परिवार हैं वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया, जैसे आपने जिक्र किया, उसका भी एक फिर कहीं ना कहीं रिएक्शन आएगा। जिसका इल्जाम जाहिर है वो पाकिस्तान पे डालेंगे और कोई काम ही नहीं है इनका। तो चलें, आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यहीं पे इजाज़त दीजिए। कल है जुमा, कल हम आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।